हेलो एवरीवन। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं इस चैनल पर इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, इंडियन पॉलिटी की। तो उस इंडियन पॉलिटी को अगर हम कॉम्प्रिहेंसिवली देखें तो वो इतने पार्ट्स में होती है। कौन कौन से पार्ट्स में? द मेजर चंक इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन आफ्टर दैट देर इज गवर्नेंस पार्ट, देन देर इज इंटरनेशनल रिलेशंस, देन जुडिशियल डिसीजंस एंड लॉज एज वेल। जो लॉज इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर जो न्यूज़ में रहते हैं उन लॉज को हमको कवर करना होता है। तो इस पर्टिकुलर सीरीज में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल, सिटीजनशिप, बाकी पार्ट्स को भी बाद में कवर करेंगे पहले, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन 70% चंक है, यही आता है सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले इसी को कवर करेंगे, उसके बाद में बाकी टॉपिक्स पे जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल, सिटीजनशिप, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, लेजिस्लेचर, इलेक्शन, मतलब जो भी चीज़ें टेक्स्ट बुक में लिखी होती हैं, एवरीथिंग शैल बी कवर्ड इन दिस सीरीज। सो लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द जो आया है ना, वो आया है लैटिन लैंग्वेज होती है एक, उसमें इस शब्द होता है कॉन्स्टिट्यूअर। कॉन्स्टिट्यूअर का मतलब होता है टू क्रिएट समथिंग, किसी चीज़ को बनाना, इस्टेब्लिश करना। अब यहाँ पर क्या इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है? यहाँ पर एक तरीके से जो सिटीजन्स हैं और जो स्टेट है, स्टेट एंड सिटीजन्स, इनके बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। कैसा रिलेशनशिप? मतलब कि जो नागरिक होंगे, सिटीजन्स होंगे, उनके क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगी इन लोगों की, और जो स्टेट है, राज्य, सरकार। सरकार से यहाँ पर सिर्फ जो पार्टी की सरकार होती है उसको मत समझना। यहाँ पर सरकार का मतलब है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सारे ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। वो उनका रिलेशन, उनकी राइट्स क्या होंगे, उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी नागरिकों के कॉन्टेक्स्ट में। और ये जो पूरा रिलेशनशिप होगा इनके बीच में, जो कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भारतीय नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें आर्टिकल नंबर 19 में लिखा हुआ है कि यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आपको बोलने की, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। बट उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे कि आप भारत की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी के खिलाफ नहीं बोल सकते। आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिससे कि जो जुडिशरी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए, जो अपना न्यायालय है उसकी अवमानना हो। या फिर किसी को आप डिफेम नहीं कर सकते, मतलब कि गलत बात बोल नहीं सकते किसी के बारे में जिससे कि उसका पर्सनालिटी का नुकसान हो। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। ये तो मैंने बताया आपको नागरिकों के लिए राइट्स हैं, उसमें कुछ टर्म्स एंड लिमिटेशंस हैं। उसी तरीके से सरकार के लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, मतलब ऐसा नहीं सरकार पूरी आज़ाद है कुछ भी करने के लिए। फॉर एग्जांपल सरकार का ये दायित्व है, ये ड्यूटी है कि लेजिस्लेचर, अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो लेजिस्लेचर की ड्यूटी है कि कानून बनाना देश में, ठीक है, नो डाउट। बट क्या पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून बना सकती है जिससे कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दिया जाए? नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये क्या हुआ, पावर जो है पार्लियामेंट की उसके ऊपर लिमिटेशन है। इसी तरीके से जुडिशरी के ऊपर भी लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई डिसीजन दे सकता है जिससे कि इंडिया में लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाए? क्या सुप्रीम कोर्ट कल को बोल सकता है कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स और टुमारो ऑनवर्ड्स देयर विल बी नो डेमोक्रेसी इन इंडिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसके ऊपर भी लिमिटेशंस होती हैं। तो बेसिक कहने का मतलब ये है, कॉन्स्टिट्यूशन एक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है सिटीजन्स एंड स्टेट के बीच में विद टर्म्स एंड कंडीशंस। अब इसको और क्रिस्टल क्लियर समझने के लिए हम देखो, इस फोटो को देखिए आप, लुक एट दिस पिक्चर। ऊपर जो आपको दिख रहा है वो एक, कई सारी इमारतें दिख रही हैं आपको, बिल्डिंग्स। नीचे जो आपको दिखेगा दैट विल बी बेस, नींव। अब ये जो नींव है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है इन बिल्डिंग्स का। इन सारी बिल्डिंग्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? ये नींव। इस नींव के बिना, अगर ये नींव नहीं होगी या फिर नींव होगी तो मजबूत नहीं होगी, तो ये जो बिल्डिंग है ऊपर की, दैट मे कोलैप्स। वो बिल्डिंग लंबे समय तक नहीं टिक सकती, उसका बैलेंस अच्छा नहीं होगा। इसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन का रोल है किसी भी पॉलिटी में, किसी भी देश की गवर्नेंस में, वो है इस बेस का रोल, इस नींव का काम है कॉन्स्टिट्यूशन का। और फिर उसके ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर जो लॉज बनाती है अपनी पार्लियामेंट, या फिर जुडिशरी कुछ डिसीजंस देती है, मतलब कि लॉज और जुडिशरी के कुछ डिसीजंस, एंड देन कुछ बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं। जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया गया, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। या फिर जो है वो अन्य प्रकार के इंस्टीट्यूशंस, कमीशंस बनाए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन को एक्सपेंड किया गया। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे किया जाता है। बेस क्या है? जो नींव है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बेस पे जो ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशंस दिखते हैं, लॉज दिखते हैं आपको, पॉलिसी मेकिंग दिखती है, वो सारी चीज़ें ये बिल्डिंग है। ओके, दैट इज सुपर स्ट्रक्चर। तो ये तो हमने समझ लिया कि फोटो के फॉर्म से कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस, रेलेवेंस, मीनिंग क्या है। अब एक फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं, एक ही डेफिनेशन देखेंगे गिलक्रिस्ट की।
अब गिलक्रिस्ट ने ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ नहीं है, इट इज़ ए बुक ऑफ लॉज और रूल्स, जिसमें कि ये लिखा होता है कि जो देश की सरकार होगी, द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से फिर अगेन सिर्फ पार्टी वाली सरकार को मत समझना, यहाँ पर गवर्नमेंट का मतलब है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ऑल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। ये ऑर्गन्स किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होंगे, ये इनकी स्ट्रक्चरिंग क्या होगी, इनमें जो लोग अपॉइंट होंगे, प्रधानमंत्री अपॉइंट इलेक्ट होगा, इनडायरेक्टली अपॉइंट होगा, या फिर राष्ट्रपति जो होगा वो कैसे इलेक्ट होगा, डायरेक्टली होगा, इनडायरेक्टली होगा, जजेस कैसे अपॉइंट होंगे, इन सारी चीज़ों को जो बुक डिफाइन करती है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन एज पर गिलक्रिस्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने ये बताया कि इसके साथ में ही जो पावर्स होंगी इस कॉन्स्टिट्यूशन में दी जाएंगी। अब ऑब्वियस सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ पावर देता है किसको, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को। अब इन ऑर्गन्स के बीच में पावर्स जो डिवाइड होगी वो कैसे डिवाइड होगी, किसको क्या पावर होगी। फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेचर का काम क्या है, उसकी पावर क्या है, लॉज को बनाना। पार्लियामेंट का काम है लॉज को बनाना। और जो जुडिशरी है उसका काम क्या है, उसका काम है उन लॉज को देखना, जो ब्यूरोक्रेसी डिसीजंस ले रही है, जो पार्लियामेंट लॉज बना रही है, उनको देखना कि ये सही है कि गलत, ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट में है या नहीं है। दैट इज द जॉब ऑफ द जुडिशरी। देन ब्यूरोक्रेसी या फिर एग्जीक्यूटिव फॉर्मल टर्म है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, लॉज को इंप्लीमेंट करवाना, जो जुडिशरी के डिसीजंस हैं, जो पार्लियामेंट के लॉज हैं उनको इंप्लीमेंट करवाना। दैट इज द जॉब ऑफ एंड पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि रूल बुक, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट होता है, और जो पावर्स होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट किस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे। लास्टली उन्होंने उसमें ये भी ऐड किया कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ सिद्धांत होते हैं ना, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं, जैसे कि अपने प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, दीज आर ऑल द प्रिंसिपल्स। किन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे देश चलेगा ये उसका संविधान बताता है। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैंने प्रिंसिपल्स की बात की वो सारे लिखे हुए हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन बाय द गिलक्रिस्ट। ये इसको अगर आप चाहें तो मेमोराइज कर सकते हैं, बट इट विल नॉट बी एक्चुअली वेरी वेरी यूजफुल, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जैसे हर एक मशीन का कुछ ना कुछ रोल होता है, कुछ ना कुछ काम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फ़ैन का काम क्या है, हवा देना। एक एरोप्लेन का काम क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर स्पीडीली, जल्दी से इंसान को पहुंचाना। ठीक है। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का भी कुछ रोल होता है, कुछ काम होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है, ये सारे रोल हैं। अब देखिए रोल्स को अगर आप अलग अलग ऑथर्स की बुक्स को पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे रोल्स मिल जाएंगे अलग अलग। आप अपने लॉजिकली अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या रोल्स एंड फंक्शंस हो सकते हैं। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन फंक्शंस जो लिखे मिलते हैं हमको अलग अलग जगहों से, उनको मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। सबसे पहला जो हम यहाँ पर देखेंगे दैट इज़ पॉलिटिकल कम्युनिटी। पॉलिटिकल कम्युनिटी का मतलब ये है कि जो एक पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल इंडिया है, जो इंडियंस हैं वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हैं। मतलब कि वो समाज में एक सामाजिक प्राणी है, मतलब कि वो फिर समाज में निकलते हैं, उनके कुछ अफेयर्स होते हैं। अफेयर्स मतलब कि वो लड़ाई झगड़ा, ट्रेड, कॉमर्स, ये सारे अफेयर्स में आएगा। कहीं पर उनको पुलिस की ज़रूरत पड़ती है, कहीं पर उनको बार्टर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। अलग अलग तरीके से वो समाज में जाकर के इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है कि ये पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हैं। जब पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज का मतलब बेसिकली, और एक्सटेंड करूँ इसको, तो सोसाइटी में जब जो इंसान होता है, जो सिटीजन्स होते हैं, जो नागरिक होते हैं, वो निकलते हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, कुछ बॉडीज़ को बनाएंगे, कुछ अफेयर्स होंगे जो कि मैंने अभी बात की, जैसे कि कुछ लफड़ा होता है समाज में, कुछ ट्रेड एंड कॉमर्स करते हैं, उस समाज को बोलेंगे दैट समाज, दैट सोसाइटी, दोज पीपल आर पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड, दैट इज़ पॉलिटिकल कम्युनिटी। अब इस जिस पॉलिटिकल कम्युनिटी को मैंने अभी बताया, अब इसकी कुछ बाउंड्रीज़ भी होंगी। बाउंड्रीज़ यहाँ पर आप वो वाली मत समझना कि टेरिटरी वाली। यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में बाउंड्रीज़ का मतलब है कि उनके कुछ राइट्स, ड्यूटीज़, ऑब्लिगेशंस होते हैं एक दूसरे के प्रति, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं एक दूसरे के साथ रहने के लिए। सो दैट इज़ द बाउंड्री थिंग। उसके अलावा जो नेचर ऑफ अथॉरिटी होगा, मतलब कि मान लीजिए कि अपना जो इंडिया है, इसमें अपन लोग पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी की तरह रह रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें जो अथॉरिटी होगी, सरकार की अथॉरिटी होगी, जो प्रेसिडेंट है उसकी अथॉरिटी होगी, उसका नेचर क्या होगा। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की अथॉरिटी क्या है, मतलब को उसको किसने अपॉइंट किया है, किसने ऑथोराइज किया उसने कि आप जाकर के राष्ट्र के अध्यक्ष बन जाइए, द हेड ऑफ द स्टेट बन जाइए। लोगों ने किया है। दैट इज़ द रिपब्लिकन अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो मतलब इंडिया एक रिपब्लिकन कंट्री है जिसमें कि प्रेसिडेंट को लोगों के द्वारा ही चुना गया है, इनडायरेक्टली चुना गया है, बट इलेक्टेड बाय द पीपल। इसके कंट्रास्ट में अगर आप देखें तो ब्रिटेन में क्या होता है, किंग या क्वीन वो लोगों के द्वारा चुना नहीं होता, वो उनका वंश के हिसाब से उनका जो है सक्सेशन चलता रहता है। किंग क्वीन के बाद उसका बेटा, उसकी बच्ची, उसका चलता रहता है उनका। सो दैट इज़
डिफरेंस कि अथॉरिटी का नेचर क्या होगा, किस प्रकार की अथॉरिटी होगी, मोनार्की होगी, रिपब्लिक होगी, किस तरीके की अथॉरिटी होगी। उसके अलावा वैल्यूज़ और आइडेंटिटी को डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ये फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। वैल्यूज जैसे मैंने अभी बताया आपको, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। आइडेंटिटी मतलब कि जो एक देश है उसकी क्या पहचान होगी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बीइंग इंडियन, इंडियननेस का मतलब क्या होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल, जो फीचर्स उसमें लिखे होते हैं, उससे देख करके अंदाज़ा लगाया जाता है। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज सिटीजन्स और जो एलियंस होते हैं उनकी ड्यूटीज़ और राइट्स क्या होंगे, ये डिफाइन करता है। ये फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का बताना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, सिटीजन्स के लिए सभी राइट्स हैं, नो डाउट, यस। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो सिटीजन्स के लिए हैं, यस। क्या ये फंडामेंटल राइट्स, क्या ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ एलियंस के लिए भी हैं? एलियंस का देखिए पहले मैं मतलब बता देता हूँ आपको। इंडिया में जो लोग इस टाइम पे रह रहे हैं, ठीक है, उसमें से कुछ लोग होंगे वो सिटीज़न होंगे, मतलब जो भारत के नागरिक हैं, किसी भी तरीके से हो वो नागरिक हैं भारत के, मतलब कि बाय बर्थ, बाई सक्स, बाई इनकॉर्पोरेशन, बहुत तरीके होते हैं, मैं उसको आगे आगे बताऊंगा। सिटीजन जो भारत के हैं, एक तो ये कैटेगरी होगी। दूसरा हो गया एलियन। एलियन समझ लीजिए कि मतलब कि फॉरेनर्स जो होते हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया की टेरिटरी में हैं। अब वो जो इंडिया की टेरिटरी में लोग हैं, हो सकता है वो वर्किंग वीज़ा पे आए हों, यूएस से ट्रैवल टूरिज्म करने आए हों, तो वो तो लीगल हो गए, ठीक है, वो पासपोर्ट वीज़ा उनका होगा तो लीगल हो गए। दूसरा हो सकता है कि जो बाहरी विदेशी आए हैं वो इलीगल आए हों, ठीक है, ये भी तो हो सकता है। तो एलियन दो तरीके हो गए, लीगल और इलीगल। अब मैं आपको बताने चाह रहा था, जो सिटीजन्स होंगे, एलियंस होंगे, इनकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। जैसे कि सिटीजन्स होंगे, उनके पास सभी फंडामेंटल राइट्स होंगे, ऑल द फंडामेंटल राइट्स, ऑल द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर द फॉर द सिटीजन्स। बट जो एलियंस होते हैं, जो विदेशी नागरिक हैं, जो भारत के अंदर आ गए हैं, क्या उनके पास कुछ मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स होंगे? कुछ होंगे, जैसे कि आर्टिकल 14, लेकिन सभी नहीं होंगे। आर्टिकल नंबर 15, 16, 29, 30, इस तरीके से जो आर्टिकल्स हैं, एंड आर्टिकल नंबर 19 एज वेल, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला, ये 15, 16, 19, 29, 30, ये आर्टिकल्स, ये राइट्स सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। ओके, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के ऊपर लागू होंगी, क्योंकि नागरिक हैं, नागरिकों की ड्यूटी होगी। एलियंस हैं, इनके लिए लिमिटेड राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं। ड्यूटीज़ तो इनकी है नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो अपनी लिखी हुई हैं, बट जो इनके फंडामेंटल राइट्स हैं अपने देश में, इंसान होने के नाते जो लीगली आए हैं यहाँ पर, उनके राइट्स हैं, बट वो लिमिटेड हैं। अच्छा, इनमें भी डिफ्रेंशिएशन होता है, डिस्टिंक्शन होता है। अब जैसे कि जो लीगल आया है, उसके पास नो डाउट कुछ लिमिटेड फंडामेंटल राइट्स होंगे। जैसे कि मान लीजिए उसको अब जो वीज़ा पासपोर्ट पे आया है, उसको कुछ राइट्स होंगे, उसको ऐसे आर्बिट्रेरली अरेस्ट नहीं कर दिया जाएगा। लेकिन इलीगल माइग्रेंट है तो उसको तो पकड़ के सीधा अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इनके अंदर भी डिफरेंशिएशन होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन होता है कि डिफाइन करना, एलियन कौन है, सिटीजन कौन है, नागरिक कौन होगा। जैसे कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट, जो सेकंड पार्ट है सिटीजनशिप का, उसमें लिखा हुआ है कि सिटीजन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे कौन था, आगे जो सिटीजन होंगे वो कैसे बनाए जाएंगे, उनको कौन मान्यता देगा सिटीजनशिप की। So that is all defined by the constitution, that is function of the constitution. आफ्टर दैट इंस्टीट्यूशंस को बनाना, क्रिएट करना, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, पार्लियामेंट होगी, लोअर हाउस होगा, हाउस ऑफ कॉमन्स, लोकसभा, राज्यसभा। जुडिशरी में 3 स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे भी लोअर कोर्ट्स होते हैं। ये सभी कुछ बॉडीज़ होंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ लाइक यूपीएससी, सीएजी। ये कहाँ से पता चलता है हमको? कॉन्स्टिट्यूशन से। दिस इज द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिफाइन दिस। आफ्टर दैट पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि जो सेंटर, एक अपने देश में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट किस मुद्दों पर कानून बना सकती है, दैट इज द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और वो किस चीज़ में लिखी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन में। जो सेंट्रल लिस्ट होती है, एक लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी पावर्स होती है कुछ कानून को बनाना। एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में कॉन्करेंट मतलब कि दोनों लोग मिलकर के कानून बना सकते हैं, उसमें प्रिवेल करेगा, फाइनल व्यू होगा सेंट्रल का, वो जब हम आगे देखेंगे उसमें बताएंगे आपको। फिलहाल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है, उसका ये फंक्शन होता है। इसके अलावा जो पावर होगी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में, जैसे कि एडजुडिकेशन का काम, ये बताना कि कानून सही बना है या फिर गलत बना है, या फिर जो एग्जीक्यूटिव ने डिसीजन लिया ये फिर गलत है या फिर सही है। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा, जो आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स या फिर पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, इनके लोगों को सुप्रीम कोर्ट डांट लगाता है, क्योंकि वो जब सही डिसीजन नहीं लेते तो ये काम किसका है, ये पावर किसकी है कि उनको सही रास्ते पर ले जाना, दैट इज ऑफ द जुडिशरी। फिर पार्लियामेंट का काम क्या होता है कि कानून को बनाना, टू लेजिस्लेट फॉर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, ये पार्लियामेंट का काम होता है, ये उनकी पावर है। फिर आप देख लीजिए एग्जीक्यूटिव को डिसीजंस को इंप्लीमेंट कराने की पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज अनदर फंक्शन।
फिर अगेन वही सेम चीज़ की गोल्स क्या होंगे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे गोल्स होंगे। ये गोल्स कौन डिफाइन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हुए बेसिक फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंक्शन ऑफ किसी कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या होते हैं? इट इज़ दैट। नाउ अब हमने देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखेंगे एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, व्हाट इज अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ दैट इज एडाप्टेबिलिटी। मतलब कि जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपने आप को अगर चेंज कर सके एज पर द चेंजिंग डिमांड्स ऑफ द पीपल, चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, कंडीशंस। एक डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लिविंग डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होना चाहिए, जो कि रिफ्लेक्ट कर सके चेंजिंग नीड्स को। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एनालॉजी वाइज अगर आपको बताऊं, आपने आई होप कि बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये एग्जांपल था कि ये एक एनिमल है। ये एनिमल, इसको, इसका जो फूड का लेवल था वो हाई था, ऊपर था, इसकी गर्दन छोटी थी। ठीक है, मतलब मैं रफ आइडिया आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो इसकी गर्दन अगर छोटी ही रहती, ये इवॉल्व ना करता समय के साथ में, इसकी गर्दन की हाइट ना बढ़ती, तो ये तो एक्सटिंक्ट हो जाता, इसको खाना ही नहीं मिलता, ये एक्सटिंक्ट हो जाता। तो इसने क्या किया, अपने आप को चेंज किया एज पर द डिमांड्स ऑफ द सर्कमस्टांसेस। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करना चाहिए, चेंज करना चाहिए एज पर द चेंजिंग कंडीशंस ऑफ देयर कंट्री। सो दैट इज़ वन क्वालिटी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अडॉप्ट करता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ रियल वाला। ये तो हो गया एनालॉजी। जैसे कि जब अपना देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय इंडिया में कितने स्टेट्स थे? 29। आज कितने हैं? 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज। 1956 में स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया, किस लिए? क्योंकि उस टाइम पे लिंग्विस्टिक डिमांड्स चल रही थी देश में कि भाषा के आधार पर अलग अलग प्रदेश को बना दिया जाए। सो अब उस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन ने उसका कॉग्निजेंस लिया, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कोई इंसान थोड़ी ना है, तो वो उसके बिहाफ पे पार्लियामेंट और उसके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सारे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, कानून पास किया, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ठीक है। एक कमेटी बनाई थी, फजल अली कमीशन, आपने पढ़ा होगा फजल अली कमीशन, एच एन कुंजरू के हम पनिकरी भी उसके मेंबर थे। उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी कि हाँ ठीक है, लैंग्वेज को एक फैक्टर कंसीडर कर सकते हैं हम स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज करने में, नॉट जस्ट ओनली फैक्टर। उसको हम आगे पढ़ेंगे स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने क्या बताया आपको, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अडॉप्ट करता है। एक दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि अभी जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से, हालांकि लिखित रूप में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि राइट टू प्राइवेसी लोगों का फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। लेकिन ये चीज़ नहीं थी जब अपना देश का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, जब उसको लागू किया गया था, तब उस टाइम पे राइट नहीं था अपना अपने लोगों का, एक्सप्लिसिटली नहीं था, लिखा आज भी नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करता है। फिर ब्रेविटी होना चाहिए, मतलब कि संक्षिप्त होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन छोटा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब कि 10,000 पन्नों का लिखा हुआ है तो मतलब पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा बहुत ज़्यादा, फिर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे उसके। तो बेसिकली एक शॉर्ट कंसाइज लिखा होना चाहिए, जैसे कि यूपीएससी का आंसर होना चाहिए। फिर उसके अलावा क्लैरिटी होना चाहिए, मतलब कि जैसे आप फोटो खींचते हैं, अगर आप फोटो क्लियर नहीं देखते तो आपको समझ में नहीं आता कौन व्यक्ति है कौन नहीं है, उसके क्या फीचर्स हैं। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लिखा होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज जो है वो एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसमें क्लैरिटी होना चाहिए कि जो प्रोविजंस हैं उनका मतलब क्या है, सरल भाषा में लिखा होना चाहिए, एम्बिगुअस लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। दैट इज अनदर फीचर ऑफ अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन। फिर डेफिनेटनेस होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान है, जो बातें उसमें लिखी हुई है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग जो लिखा है और जो लोग समझ रहे हैं वही होना चाहिए। जो उसका टारगेट है वो सही से डिफाइन कर पाए कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द डेफिनेटनेस पार्ट ऑफ द गुड कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, मतलब कि जो गवर्नमेंट है, जो सिटीजन्स हैं, उनके रेस्पेक्टिव राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें लिखी होना चाहिए। मतलब सरकार की जिम्मेदारियां तो लिख दी लेकिन राइट्स नहीं लिखे, सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिख दी लेकिन राइट्स नहीं लिखे, राइट्स लिख दिए ड्यूटीज़ नहीं लिखी, डीपीएसपी आधे लिखे आधे नहीं लिखे। इससे क्या होगा कि फिर वो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, इंटरप्रिटेशन का सीन आएगा, जुडिशरी जजेस अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, फिर वो लोगों में मतभेद हो सकता है। सो इस सब से क्या होगा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा साबित नहीं होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी बातें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लिखी होनी चाहिए। दैट इज़ अनदर थिंग। हाँ, जैसे कि एक और एग्जांपल लेता हूँ और बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये क्लियरली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कौन सी लिस्ट पे किन मुद्दों पर कौन सी सरकार स्टेट की या फिर सेंटर की कानून बना सकती है। अगर यही चीज़ नहीं लिखी होती तब फिर क्या होता, तो फिर सरकार केंद्र की और स्टेट की लड़ती रहती, कहती नहीं मैं बनाऊंगा तो मैं बनाऊंगा। तो फिर उससे क्या होता, इश्यूज क्रिएट होते। तो कॉम्प्रिहेंसिव होना ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन का। सूटेबिलिटी होना चाहिए, मतलब कि जैसे कि जो भी कोई देश है, फॉर एग्जांपल इंडिया अपना देश है, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत के लोगों के हिसाब से सूटेबल होना चाहिए उनके लिए।
जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको उदाहरण दूँ, जब अपना देश आज़ाद हुआ, उस टाइम पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम बेसिकली क्या होता है, 2 सिस्टम होते हैं देखो, एक होता है दोनों मैं समझा देता हूँ आपको एग्जांपल में, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम। अब जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है कि आप जाते हैं डायरेक्टली, जैसे कि 18 साल उससे ज़्यादा उम्र के जो लोग होते हैं, महिला या पुरुष कोई भी हो, वो जाकर के वोट करते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो इलेक्टेड घोषित कर दिया जाता है, दैट इज़ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम। फिर दूसरा जो सिस्टम होता है दैट इज़ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या होता है, एक लिस्ट बनाई जाती है, बैलेट पेपर दिया जाता है लोगों को, मतलब कि जो बैलेट पेपर होता है उस पे कुछ नाम लिखे होते हैं कैंडिडेट्स, जैसे कि ए, बी, सी, डी, इस तरीके से कैंडिडेट्स लिखे होंगे। और जो वोटर्स होते हैं उनको प्रेफरेंस देनी होती है, जैसे कि मान लीजिए बी को मैं फर्स्ट रैंक पे रखना चाहता हूँ, डी को 2 पे, ए को 4th पे, सी को 3 पे। इस तरीके से लोग वोट करते हैं। इसके और भी टाइप होते हैं, कहीं पर पार्टी को प्रेफरेंस दी जाती है, फिर पार्टी डिसाइड करेगी हम किसको अपनी पार्टी की तरफ से लोकसभा मतलब कि पार्लियामेंट में भेजेंगे, उस देश की जो पार्लियामेंट होगी। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ये इंडिया में कभी आज तक यूज़ हुआ नहीं इसका, तो हम लोग इससे फैमिलियर भी नहीं है। और उसके अलावा जब अपना देश जब आज़ाद हुआ था उस टाइम पे लिटरेसी रेट भी अच्छा नहीं था, तो अगर उस टाइम पे ये सिस्टम अडॉप्ट कर लिया जाता तो लोग इसको समझ ही नहीं पाते, कितने ज़्यादा बैलेट जो है वो कैंसिल हो जाते हैं बैलेट। जैसे कि अभी भी फर्स्ट पास द पोस्ट में भी कितने, जब बैलेट से जहाँ जहाँ जब जब वोटिंग होती है, या पहले बैलेट जब होती थी अपने देश में, तब बहुत सारे बैलेट पेपर्स कैंसिल कर दिए जाते, क्योंकि लोग को आइडिया ही नहीं कैसे बैलेट पेपर में वोट करना है, कहाँ पे स्टैंप लगाना है, क्या करना है, कहाँ पे साइन करना है, उनको पता ही नहीं है। सो इसलिए ये सिस्टम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाला सुइटेबल है अपने देश में एज कम्पेयर टू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसलिए इसको अडॉप्ट किया गया अपने देश में। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ सुइटेबिलिटी। फिर जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि जो स्टेट है और जो रिलीजन है, इसके बीच में कंप्लीट सेपरेशन नहीं है। अब देखिए इंडिया क्या है, धर्म प्रधान देश है, जाति प्रधान देश है, भाषा प्रधान देश है। इसका मतलब ये कि बहुत सारी डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, रेस, एथनिसिटी, अलग अलग तरीके से डाइवर्सिटी है देश में। तो इन सब डाइवर्सिटीज़ को ध्यान में रखना, अब इसमें कुछ लोग पिछड़े हैं तो उनको सपोर्ट करना, किसी रिलीजन को कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो उसको सपोर्ट करना, दैट इज़ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म जो इंडिया में अडॉप्ट किया गया। क्यों? क्योंकि इंडिया के लोगों को नीड है इस चीज़ की, उनको सपोर्ट किया जाए, वो धर्म से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। अगर सिर्फ जो है वो स्टेट कह दे कि हमसे धर्म से कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर उसमें भी लोग नाराज़ हो जाएंगे कि भाई हमको सपोर्ट नहीं करती है सरकार, हमारा जो कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर है उसको हमें बनाना है, उसमें सरकार थोड़ी तो मदद करना चाहिए, या फिर कहीं पर हमारे जो किसी रिलीजियस प्रैक्टिस को रेगुलेट करना है। अब जैसे बहुत सारी जो रिलीजन में प्रैक्टिसेस होती हैं वो गलत होती हैं, जैसे कि इंडिया में सती प्रथा थी, अभी रिसेंटली जो ख़त्म किया गया ट्रिपल तलाक इस्लाम धर्म में। अब ये चीज़ें क्या कि इनह्यूमन चीज़ें, अगर स्टेट मुंह मोड़ ले, सिर्फ कह दे कि नहीं नहीं हमसे कोई मतलब नहीं है, अपना रिलीजन अपना दे के स्टेट अपना काम करेगा, तो फिर क्या होगा, ये प्रथाएं कंटिन्यू रहेंगी, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा। इसलिए इंडिया में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है, इसीलिए सेक्युलरिज्म जो पॉजिटिव है उसकी वजह से ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया गया, सती प्रथा को ख़त्म किया गया, और आगे कोई भी ऐसी प्रथा होगी जो देश में फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगी, लोगों की इंसानियत के खिलाफ होगी, उसको ख़त्म किया जाएगा। सो दैट इज़ ऑल्सो द सुइटेबिलिटी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर स्टेबल होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने आजू बाजू के देशों में देखिए, नेपाल, पाकिस्तान, इवन चाइना 1949 तक था, उनका लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में लिखा है। इनके में क्या होता है कि कोई एक ग्रुप आता है, कोई विचारधारा के लोग आते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को लिख देते हैं, सभी लोगों की बात को उसमें नहीं इंक्लूड किया जाता, सभी लोग को कॉम्प्रहेंसिव राइट्स नहीं दिए जाते। बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन ये लोग नहीं लिखते थे इनिशियली, अभी भी बदल जाता है इनका कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं है इनके कॉन्स्टिट्यूशन में, सूटेबिलिटी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, डेफिनेटनेस, क्लैरिटी। अब इसकी वजह से क्या होता है, एक ग्रुप जो होता है वो दूसरे ग्रुप के खिलाफ रेबल कर देता है, रेबल करने से क्या होता है, फिर जब वो आता है फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन लिख देता है। तो इस वजह से स्टेबिलिटी नहीं होती ना उस कॉन्स्टिट्यूशन में, उस देश में। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। तो अच्छे संविधान की पहचान क्या है कि स्टेबल होना चाहिए, जैसे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, अपन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबल है, मतलब सभी के लिए प्रावधान लिखे हुए हैं उसमें, कॉम्प्रिहेंसिव है, सूटेबल है। सो ये था कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंग, फीचर्स एंड ऑफ एक अच्छा संविधान कैसा होना चाहिए उसके फीचर्स है। इसके दूसरे पार्ट में हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और बाकी जो भी मुद्दे आएंगे उनको देखेंगे।